नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 दिसंबर को प्रस्तावित मंडी दौरे से संबंधित तैयारियों की समीक्षा। सरदार पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति डॉक्टर CL चंदन ने सरकार पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय बनाने के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने न्यू शिमला के पट्योग वार्ड में 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित वार्ड कार्यालय, पुस्तकालय और ओपन जिम का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में PSC प्लांट का किया उद्घाटन। बाड़ी में पशु औषधालय खोलने की घोषणा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। इस महीने की 27 तारीख को प्रस्तावित मंडी दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 27 तारीख को प्रस्तावित मंडी दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने की 27 तारीख को प्रस्तावित मंडी दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 27 तारीख को प्रस्तावित मंडी दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आयोजन स्थल तक लाने के लिए परिवहन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही उनके जलपान के लिए भी समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए। उन्होंने जिला पुलिस को वाहनों के सुचारू संचालन, बसों और अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस मौके पर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, मुख्यमंत्री के OSD महेंद्र धर्माणी, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, जिला मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन मंडी में बैठक में उपस्थित रहे। जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार और विभिन्न जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा हो रहा है। 4 वर्ष के इस कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन हमें मिला, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन 4 वर्षों में हिमाचल के विकास के लिए जो लगातार उनका सहयोग मिलता रहा और केंद्र सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम प्रदेश के विकास को गति दे सके, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपने घर जैसा मानते हैं और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 27 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में मंडी में पधार रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 11,300 करोड़ के लगभग विभिन्न विकास कार्य के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे आप मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में पधार कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार सुनकर इस पल के साक्षी बने। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के राजकीय नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक लागत से निर्मित 500 LPM क्षमता वाले प्रेशर स्विंग एब्जॉर्वेशन प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने
पिछले 4 वर्षों के दौरान सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने सुंदरनगर क्षेत्र के विकास के संबंध में केवल बड़े बड़े दावे किए, परंतु वास्तविकता में उन्होंने क्षेत्र के विकास में कोई कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने सुंदरनगर क्षेत्र के विकास के संबंध में केवल बड़े बड़े दावे किए हैं, परंतु वास्तविकता में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर व्यक्ति का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड आरंभ होने के समय केवल 2 पीएसए प्लांट थे, जबकि आज प्रदेश के विभिन्न भागों में 41 पीएसए प्लांट कार्यशील है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और मजबूत नेतृत्व में देश भर में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राज्य की पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला कुल्लू के मलाणा और जिला कांगड़ा के बड़ा भंगाल जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की विशेष उड़ानों के संचालन के माध्यम से टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर प्रदेश के किसानों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कृषक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि प्रदेश की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। सरदार पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति सीएल चंदल ने मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की और इस विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विश्वविद्यालय मंडी और अन्य जिलों के युवाओं को उनके घरों के निकट गुणात्मक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करेगा। राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूर्ण किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं की आवश्यकताओं के प्रति सजग हैं और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने रामपुर में व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ द्वारा आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का विधिवत समापन किया। रामपुर बुशहर में बुशहर तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ द्वारा एकीकृत शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं में खेलों के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडे ने रामपुर में व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ द्वारा आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का विधिवत समापन किया। रामपुर बुशहर में बुशहर तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ द्वारा एकीकृत शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की गई, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं में खेलों के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो। किन्नौर, रामपुर, निरमंड और आसपास के व्यावसायिक केंद्रों से आए प्रशिक्षुओं ने सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान जनजातीय विकास, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि हिमाचल में कंप्यूटर सेंटर संचालकों की संख्या 7800 है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के आरंभ में रामपुर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने के लिए रामपुर में एक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामपुर में स्थान उपलब्ध होते ही एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार के समारोह में विघ्न ना पड़े। पूरा विशेष चर्चा करेंगे, हम लोग अधिकारियों को बुलाएंगे, कितने लोग हो सकते हैं, क्या हम आने वाले समय में करेंगे या जो पूर्व बच्चे कर चुके हैं उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मैंने कहा कंप्यूटर सेंटर्स को भी हमने जो है इसके लिए रूल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे। बहुत से कंप्यूटर सेंटर ऐसे हैं एक कमरे में चल रहा है, हमारे रूल्स होते हैं, जैसे ITIs है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, हमारे लोकमित्र के अंदर हैं, लोकमित्र के अंदर को हम चलाते हैं, उससे कुछ परंपराएं, सिस्टम्स हैं। हम देखेंगे क्या दोनों को कवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको हम पूरा चर्चा करेंगे। ड्रोन जो मेला हमने धर्मशाला शुरू किया है, हम इसी साल जो है मार्च के बाद हम शुरू करने वाले हैं। ये प्राइवेट भी होगा और गवर्नमेंट भी होगा, सरकारी विभागों के अंदर भी होगा और प्राइवेट लोग जन लेना चाहे ड्रोन हम जो है पायलट्स बनाएंगे। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति 3 महीने का ट्रेनिंग करेगा, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से हम उसको जो है लाइसेंस देंगे, ताकि जो है ये जो आज जो ड्रोन चलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इंडिया के अंदर जो है
वो मान्यता उनको प्राप्त नहीं है, मान्य नहीं होंगे। ये सब लीगलाइज होगा, उनके फोटोग्राफी होगा। कल को ऐसा ना हो कि जो प्राइवेट लोग ड्रोन चलाएं उसका दुरुपयोग हो फोटोग्राफी का, तो इसलिए लाइसेंस अवश्य करेंगे हम लोग। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य के लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की 4 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। वन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल काफी शानदार और उपलब्धियों भरा रहा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर लागू करने के साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य के लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की 4 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ये उद्गार उन्होंने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत पुंदर पंचायत के तहत गांव पलोटा और नागनी पंचायत के रीना गांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। वन मंत्री ने इस दौरान नागनी पंचायत के बाण गांव में 2,50,000 रुपए की लागत से निर्मित महिला मंडल भवन और 23 लाख रुपए की लागत से बनाए गए जखबड़ से रीना गांव के संपर्क मार्ग का भी उद्घाटन किया। उन्होंने हरिजन बस्ती नागनी का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा भी लिया। वन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल काफी शानदार और उपलब्धियों भरा रहा है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर लागू करने के साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को इन 4 वर्षों के दौरान सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ करोड़ों रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इसके पश्चात उन्होंने कोट पलाहड़ी पंचायत के घट्टा गांव में 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जंज घर का भी शिलान्यास किया। आज सबसे पहले हमने हरिजन बस्ती का रास्ता आज मेरे इतिहास में पहली बार आजादी के बाद आज पहली गाड़ी मेरी वहां पे पहुंची। आज से पहले उस हरिजन बस्ती में कभी गाड़ी नहीं पहुंची। उसके बाद एक बहुत सुंदर महिला मंडल का उद्घाटन किया बान में, और वहां पे गुलाटपुर में, और उसका रास्ते का निर्माण भी अभी हमने उसके लिए भी 10 लाख रुपए दिए, उसका भी काम शुरू कर। इसी तरीके से इस रास्ते में, जिस रास्ते में चलकर आया हूं, इसमें हमने 400 मीटर के करीब जो है टाइल डालने को रह गई है। 1 महीने के अंदर ये टाइल डाल के देंगे। 10 लाख रुपए इस पे खर्च आएगा, ताकि पूरा का पूरा रास्ता आपका यहां से लेके रीना तक पूरा कवर हो जाएगा, और सारा का सारा टाइल से। और मैं भी डिटेल देख रहा था, एसडीओ राणा जी बता रहे थे कोई 1 करोड़ रुपए की हम नई स्कीम बना रहे हैं, जो अगले 1.5-2 महीने में तैयार कर देंगे, और उसके बाद पानी की भी आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अगली गर्मियों से पहले इसको हमने लॉन्च करके आपको दे देंगे। आज इतना काम हम करने का जो प्रयास कर रहे हैं आपके आशीर्वाद के साथ, पहले 2 साल हुई इस बीमारी में, 700 करोड़ के टीके मोदी ने मुफ्त लाए थे, धन्यवाद कर दिए। 700 करोड़ के टीके हिमाचल प्रदेश में, और बड़ी गर्व का ये महसूस होता है हमें सरकार में कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रदेश बना जिसने एक टीका सबसे पहले अपने नागरिकों को दिया, और दूसरे नंबर पे जब पूरे हिंदुस्तान में 2-2 टीके लगे तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आया, जब हमने सबको 2-2 टीके लगाए। इसको बोलते हैं सरकार का काम कर। अरे हिमाचल सबसे टफ एरिया है, पहाड़ों में यहाँ से वहां जाने में बहुत टाइम लगता है, जबकि बड़े शहरों में एक जगह पे जाके सबको टीका लग जाता है, पर पहाड़ों में बड़ा मुश्किल होता है। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान में पहले नंबर पर, क्या ये प्रथम टीका हो या वो दूसरा टीका हो। राजधानी शिमला के न्यू शिमला के पटयोग वार्ड में 5 लाख रुपए की लागत से वार्ड कार्यालय, 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुस्तकालय और 6 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओपन जिम का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। उन्होंने सेक्टर 1 के सामुदायिक भवन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला को आधुनिक शहरों की तरह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को विकास के लाभ पहुंचाने में वचनबद्ध है और लोगों को शहर में आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने न्यू शिमला के पटयोग वार्ड में 5 लाख रुपए की लागत से वार्ड कार्यालय, 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुस्तकालय व
6 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओपन जिम का उद्घाटन किया। उन्होंने सेक्टर 1 के सामुदायिक भवन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नीति आयोग द्वारा शिमला शहर को सतत विकास लक्ष्य में पहले पायदान में आंका है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला को आधुनिक शहरों की तरह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को विकास के लाभ पहुंचाने में वचनबद्ध है और लोगों को शहर में आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्थानीय पार्षद आशा शर्मा द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों की सराहना की और लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और उनका त्वरित निवारण भी किया और नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इससे पूर्व पटयोग वार्ड की पार्षद आशा शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और वार्ड की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। आज मेरा यहाँ पे सबसे पहले मेरा ये वार्ड ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, जिसकी जो लागत है वो 5 लाख से इसको तैयार किया गया है। इसको काफ़ी समय से वैसे बन तो गया था, लेकिन कुछ कमियों के कारण इसको जल्दी तैयार नहीं किया गया, क्योंकि मुझे जो मेरा कार्य होता था वो मैं घर पे ही करती थी, लेकिन इसकी वजह से आज जो ये बना है यहाँ पे, तो इससे सुविधा होगी कि आते जाते लोगों को जो भी समस्याएं हैं कुछ भी है तो यहाँ पे बैठ के हम उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब पहली बार यहाँ पे मेरे वार्ड में ये कार्यालय बना है। आज तक यहाँ पे कोई कार्यालय नहीं था, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने कार्यकाल में ये अपनी जनता को पटयोग वार्ड की जनता को ये मैंने आज वार्ड ऑफिस समर्पित किया। मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन जनता को इसका बहुत फायदा होगा। इस अवसर पर नगर निगम महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली, नगर निगम संयुक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज, कुसुम्पटी भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भोक्ता, शिमला मंडल भाजपा अध्यक्ष राजेश शारदा, पार्षद पूर्णमल, डॉक्टर किमी सूद, अर्चना धवन, रचना शर्मा, विदुषी शर्मा, मीरा शर्मा, कुसुमलता ठाकुर और राकेश चौहान भी उपस्थित रहे। आज पटयोग वार्ड में हमारी काउंसलर श्रीमती आशा शर्मा के द्वारा जो है वो विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन समारोह रखे गए थे। इस वार्ड ऑफिस जो है वो बनाया गया है ताकि जनता की सुविधा के लिए लोग वहाँ पर काउंसलर को भी और नगर निगम के अधिकारियों इत्यादि को भी जो है वो कांटेक्ट कर सकें। वो उस पर जो है वो 5 लाख रुपया जो है वो खर्च किया गया है और सबको यहाँ पर जो है आम जनता को वो सुविधा प्राप्त होगी। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। अधिकांश कर्मचारी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद जो है वो न्यू शिमला एरिया में जो है वो रहते हैं। उनको यहाँ पर जो है वो समय व्यतीत करने के लिए कुछ जो है साधन नहीं था, और वैसे भी एजुकेटेड लोग जहाँ पर रहते हैं तो ऐसा कोई स्थान जो कॉमन जिसमें आपस में बातचीत भी हो सके और वहाँ पर कोई जो है वो एक पढ़ने की लिखने की जो है व्यवस्था भी हो। जैसा ही एक रीडिंग रूम जो है वो बनाया गया है, जिस पर जो है वो 7 लाख रुपया नगर निगम ने खर्च किया है, और उसमें व्यवस्था जो है वो यहाँ की जो सीनियर सिटीजन RWA है और नगर निगम जो है वो मिलकर के जो है वो काउंसलर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके उसकी व्यवस्था करेंगे ताकि युवाओं को जो है वो स्थान मिल सके, एक वो भी पढ़ने लिखने का काम कर सके। और इसी प्रकार से तीसरा जो है वो एक ओपन जिम जो है जिसपे 6 लाख रुपए जो है वो खर्च हुआ है, वो आशा शर्मा जी के इनिशिएटिव से जो है यहाँ पर नगर निगम ने बनाया है। ये भी एक तो शिमला में जो नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है उसको रोकने के लिए जो है वो हमको फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उसके लिए स्थान की आवश्यकता है। शिमला में ओपन स्थान बहुत कम मिलते हैं। बहुत लोग जो हैं वो जो जिम बने हुए हैं जो पैसे से चलते हैं वहाँ पर जाना संभव नहीं हो पाता है, स्थान नहीं मिलता है। इसलिए ओपन जिम जो है वो उसमें हर एक आयु वर्ग का व्यक्ति जो है वो अपनी सुविधानुसार जो है वो एक्सरसाइज भी कर सकता है, घूम भी सकता है। तो इसके लिए ओपन जिम का जो एक कंसेप्ट जो है वो शिमला में दिया है। बहुत सारे वार्ड्स में हमने ये प्रारंभ किए हैं। ये पटयोग वार्ड में भी ये प्रारंभ हुआ है। इसका जो है वो आज यहाँ पर जो है वो उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था। तो ऐसे
अनेक काम जो हैं वो यहाँ पर जो हमारी पार्षद हैं आशीष शर्मा जी ने उन्होंने प्रारंभ किए हैं और नगर निगम ने जो है उन कामों को जो है पूरा किया है। बाकी भी जो है यहाँ पर जो सीवरेज की व्यवस्था है या ड्रेनेज की जो है व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, उस पर जो है वो बहुत संजीदगी के साथ और तेज़ी के साथ काम हो रहा है। और इस प्रकार के विकासात्मक कार्यक्रम जो हुए हैं उसके लिए मैं आशीष शर्मा जी को विशेष रूप से और इस क्षेत्र की संपूर्ण जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शिमला आने वाले टूरिस्ट इस बार कश्मीरी फूड फेस्टिवल दावत-ए-वाज़वान में कश्मीरी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कश्मीरी फूड फेस्टिवल का आयोजन शिमला के होटल हॉलिडे होम में किया जाएगा। फूड फेस्टिवल में अतिथियों को हिमाचली परंपरागत व्यंजन भी परोसे जाएंगे। देखिए, HPTTC जो है हर वर्ष किसी एक प्रांत का, किसी एक स्टेट का जो है जो फूड फेस्टिवल है उसका एक आयोजन करता है। पिछले वर्ष क्योंकि वो कोरोना का वर्ष था उस वजह से जो है फूड फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया जा सका था। इस वर्ष जो है HPTTC हमारा जो होटल हॉलिडे होम है इसमें कश्मीरी फूड फेस्टिवल जो है वो 24 दिसंबर से शुरू होगा और 31 दिसंबर तक जो है कश्मीरी जितने भी व्यंजन हैं, डिशेस हैं, उनको हमारा जो होटल हॉलिडे होम है वहाँ पर उनको प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और वहाँ पर सर्व किया जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि इस वर्ष जो है फूड फेस्टिवल का जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत लोगों ने भी चाहा था कि जो कश्मीरी डिशेस हैं उनको यहाँ पर अवश्य जो है परोसा जाए। तो उसी के मद्देनज़र जो है कश्मीरी फूड फेस्टिवल जो है HPTTC हमारे जो होटल हॉलिडे होम है उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर और बहुत सारे पर्यटक जो हैं देश के विभिन्न हिस्सों से जो हमारे प्रदेश में आते हैं, उनकी सुविधा के लिए विशेष पैकेजेस जो है HPTTC ने हमारे जो 12 एक प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो अच्छी लोकेशंस पे हैं, जैसे कुछ कसौली में है, शिमला में है, चाइल में है, धर्मशाला में है, कुल्लू मनाली में, यहाँ पर जो एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए विशेष हमारे जो पैकेजेस हैं हमने उनको डिवाइस किया है और काफ़ी जो है लोगों ने उसमें उत्साह दिखाया है और काफ़ी भारी तादाद में जो है HPTTC की ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बुकिंग्स हुई हैं। क्रिसमस ईव की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे होटल्स 12 होटल्स हैं जहां पे इनका आयोजन किया जा रहा है उसमें जितनी भी हमारी टिकट्स थी वो सोल्ड आउट हैं इस समय। और ऑक्यूपेंसी की भी अगर मैं बात करूं तो जितने भी HPTTC के होटल्स हैं उसमें इस वर्ष जो है पिछले वर्ष से अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा जो है बुकिंग्स इस वर्ष आई हैं। परंतु साथ ही साथ मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना का खतरा है और नया उसका जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसको भी हमें मद्देनज़र अवश्य रखना है। हमारी जो पॉलिसी है वो यही रहेगी, नो मास्क नो सर्विस। और जितने भी हमारे गेस्ट हमारे होटल्स में रह रहे हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर मेंटेनेंस करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन के जो विशेष वहाँ पर हमने प्रबंध किए हुए हैं, हमारे सैनिटाइजर्स जगह जगह हमने रखे हुए हैं। मेरा फिर आपके माध्यम से जितने ऐसे पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनसे यही अनुरोध रहेगा कि कृपया करके एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की तरह यहाँ पर आप बिहेव करें। मास्क जब भी आप बाहर जाते हैं अवश्य लगा के रखें, हैंड सैनिटाइजेशन जो है अवश्य आप करें और जहाँ तक हो सके आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन अवश्य करना है। जितने हमारे यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं आप यहाँ पर आमंत्रित हैं, आप आएँ, इनका लुत्फ उठाएं, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। परंतु साथ ही साथ जो है जितना कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका अवश्य आप पालन करें। शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर विधायक राकेश सिंघा ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक पानी की समस्या को लेकर विभाग को पिछले 6 महीने से अवगत करवा रहे हैं, बावजूद विभाग सुध नहीं ले रहा है। विभाग के रवैये से नाराज विधायक ने जल शक्ति विभाग शिमला के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने का फैसला लिया और चेतावनी दी है कि जब तक पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं होगी तब तक वे कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे।
शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पीने का पानी न मिलने से विधायक राकेश सिंघा खासे दुखी हैं। विधायक पानी की समस्या को लेकर विभाग को पिछले 6 महीने से अवगत करवा रहे हैं, बावजूद इसके विभाग सुध नहीं ले रहा है। विभाग के रवैये से नाराज विधायक जल शक्ति विभाग शिमला के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और चेतावनी दी कि जब तक पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं होगी तब तक वे कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि ठियोग बाजार और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ समय से पानी की भारी किल्लत चल रही है। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में आईपीएच विभाग और सरकार विफल रही है और ठियोग और आसपास के गांव के लगभग 10,000 लोग एक साथ पीने के पानी से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी सभी का मौलिक अधिकार है और विधायक होने के नाते क्षेत्र के लोगों की समस्या उठाना उनका दायित्व है। इसलिए जब तक ठियोग की जनता को सुचारू रूप से पानी नहीं मिलता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। देखिए, जैसे मैंने विभाग को सूचित किया था, मैंने जो विभाग के सबसे हाईएस्ट ऑफिसर हैं, इंजीनियर इन चीफ माननीय संजीव कौल जी, उनको मैंने परसों शाम को व्हाट्सएप के ज़रिए ये इत्तला कर दिया था कि ठियोग क्षेत्र में जो ठियोग टाउनशिप है वहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा है और इसलिए विभाग उचित कदम उठाएं। वही व्हाट्सएप मैसेज मैंने फॉरवर्ड किया था जो हमारे आईपीएच के सेक्रेटरी महोदय हैं विकास लाबरू जी, उनको भी मैंने ये फॉरवर्ड किया था और उसमें मैंने कहा था कि अगर ये पीने का पानी नहीं दे पाएंगे तो मुझे कठोर कदम उठाने, और आज मैं यहाँ पर कठोर कदम मैं समझता हूँ मेरे पास यही अधिकार है। इससे आगे और ऐसा अधिकार तो है नहीं मेरे पास कि मैं कोई दैवीय शक्ति के ज़रिए ठियोग की आवाम को, ठियोग की जनता को मैं पानी पहुंचाऊं। पानी पहुंचाने का कार्य मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ एक विधायक हूं। मैं जो अलग अलग फोरम जो मुझे मिलते हैं, विधानसभा का मिलता है या कोई बैठक होती है या कोई और फोरम है, प्लानिंग की मीटिंग है, वहाँ पर मैं लोगों की पीड़ा की आवाज़ को मुझे उठाना है। मैंने बड़े भारी मन से इस निर्णय को लिया कि भी मैं विभाग के उच्चतम अधिकारी के बाहर बैठ जाऊंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक सुचारू पानी का प्रबंध ठियोग के जो बाज़ार है और जो ठियोग का टाउनशिप है उसमें देने में सक्षम नहीं होंगे। वैसे तो बहुत से इलाकों में पानी मिलता नहीं है, कई दफ़ा वोल्टेज का बहाना बोल देते हैं, कभी स्टाफ की प्रॉब्लम कह देते हैं, लेकिन ये मिल मिलाकर ये हालात इस प्रकार के हैं जहां पर मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है, जो सेवाएं हैं पूरा अकाल हो गया है, ग्रहण लग गया है। इस ग्रहण को कैसे उठाया जाए, इसको कैसे इसको निकाला जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रणाली में ये मेरा अधिकार है कि लोगों की सेवा करने के लिए अगर मुझे मोर्चा यहाँ लगाना पड़ता है तो मैं उस मोर्चे को लगाने के लिए तैयार हूँ और ये मैंने मोर्चा यहाँ पर लगा दिया। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण और प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से हिमालयन संस्कृति विकास एवं शोध संस्थान की ओर से शिमला के कालीबाड़ी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश की संस्कृति से जुड़े गीत, संगीत और लोक नृत्य की विभिन्न प्रस्तुतियां देखने को मिली। इस मौके पर हिमाचली संस्कृति से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों को भी युवाओं से साझा किया गया। हिमालयन संस्कृति विकास एवं शोध संस्थान की ओर से शिमला के कालीबाड़ी हॉल में लोक विरासत शिरगुल देव परंपरा और त्योहार परियोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश की संस्कृति से जुड़े गीत, संगीत और नृत्य की विभिन्न प्रस्तुतियां देखने को मिली।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु युवाओं को प्रेरित करना और संस्कृति के प्रचार व प्रसार हेतु युवाओं और आमजन को जागरूक करना है। मीडिया से बात करते हुए भाषा एवं संस्कृति विभाग के पूर्व सह निदेशक गोपाल दलैक ने आयोजन की जानकारी दी। हमने एक NGO हिमालयन संस्कृति विकास एवं शोध संस्थान के नाम से शुरू किया है और इसके अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से हमने एक परियोजना चलाई है, लोक विरासत, श्री गुरुदेव परंपराएं और लोक त्यौहार। क्योंकि हमारी लोक संस्कृति जिस प्रकार से विलुप्त हो रही है उसको संरक्षण और संवर्धन देने के लिए हमारी संस्था ने एक जिम्मा उठाया है कि हमारी लोक संस्कृति का किस तरह से प्रचार प्रसार हो सकता है, किस तरह से उसका संवर्धन हो सकता है, किस तरह से उस पर अध्ययन हो सकता है और किस तरह से उस पर अनुसंधान हो सकता है। उसी कड़ी में आज हमने गाँव से इस कार्यक्रम को उठा करके शहर तक कालीबाड़ी मंदिर शिमला में आयोजित करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में हमारी संस्था का प्रयास रहेगा जो हमारी लोक संस्कृति के अन्य पहलू, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी लोक संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको मौन कहते हैं, मौन लोक नृत्य, मौन लोक संगीत, जो कि सिरमौर और शिमला की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। नदी घाटी के तटों पर इसको आयोजित किया जाता था। आज हमारी संस्कृति के चैप्टर से पूरी विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उसे किस तरह से जीवित किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रदेश में आगामी दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है और ऐसे में गर्म कपड़ों और बिस्तरों की कमी से जरूरतमंदों को ठंड में ना ठिठुरना पड़े, इसके लिए शिमला की मैत्री संस्था, हेल्पेज इंडिया और विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रवासी मजदूरों को गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए गए। गौरतलब है कि इन संस्थाओं द्वारा समय समय पर विभिन्न सामाजिक कार्य किए जाते हैं। समय समय पर विभिन्न समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा समाज के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में सर्दियों के मौसम को देखते हुए मैत्री संस्था और विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रवासी मजदूरों को गर्म कपड़े वितरित किए गए ताकि गर्म कपड़ों की कमी की वजह से उन्हें ठंड में ना ठिठुरना पड़े। वीरवार को विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लिफ्ट के समीप बन रहे आजीविका भवन में कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों को कपड़े वितरित किए गए। मीडिया से बात करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल गोयल ने विस्तृत जानकारी दी। वस्त्र जो वितरित किए जा रहे हैं ये काफ़ी समय से हम जो है अपना विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी और जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन मिलकर इस कार्य को कर रही है और पूरे प्रदेश में ये कार्य बड़ी तीव्र गति से चला है, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय जो फाउंडर मेंबर हैं माननीय रामानंद ठाकुर जी और साथ में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिलीप शर्मा जी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं धन्यवाद करता हूं पूरे प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को, जो गांव-गांव जाकर और हर क्षेत्र में जाकर जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं उनसे और भी अपील करता हूं कि जितना हो सके यथासंभव प्रयास करें और हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति की हर संभव सहायता करें। वहीं मैत्री संस्था और हेल्पेज इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में ऑकलैंड टनल के समीप स्थित रैन बसेरा में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए गए। इस दौरान करीब 100 जरूरतमंदों को कंबल और कपड़े वितरित किए गए। मीडिया से बात करते हुए मैत्री संस्था की अध्यक्षा ममता गोयल ने वितरण कार्यक्रम की जानकारी दी। जैसा कि आपको पता है सर्दी का मौसम आ गया है, ठंड बहुत है शिमला में, तो इसलिए बेचारे कई मजदूर हमने देखे हैं सड़कों पे ऐसे ठंड से ठुठुर होते हैं। कई मांगने वाले भी हमारे को सड़कों पर मिले, तो आज हमने सबको यहाँ पर गर्म कपड़े बांटे हैं, हमारी लेडीज़ ने सबने मिलकर, और कंबल भी बांटे हैं हमने 100 से ज़्यादा मजदूरों को। हाँ, हमारे साथ ये ओल्ड हेल्पेज इंडिया वालों ने साथ मिलकर हमारे साथ कंबल बांट रहे हैं हम लोग सब आज गरीब लोगों को। अब हमारा जैसे कि हर महीने हमारा एक संस्था का प्रोजेक्ट रहता है, जैसे दिसंबर में अभी सर्दियों में हमने गर्म कपड़े बांट दिया। हम जैन में जैसे नया साल शुरू होगा तो संक्रांति के त्यौहार से भी शुरू करेंगे, उसमें हम खिचड़ी बांटेंगे सारा हमारी मैत्री संस्था द्वारा। फिर फेब मार्च में आगे ऐसे ऐसे हम मतलब हर महीने कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमारी संस्था करती है। फरवरी में हमने ओल्ड एज होम वालों के लिए, जो ओल्ड बुजुर्ग है हमारे, उनके लिए हमने प्रोजेक्ट।
शिमला के रोटरी टाउन हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ग्राम पंचायत बागी के प्रधान नरेश ठाकुर ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पंचायत में पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर नरेश ठाकुर ने सरकार और संबंधित विभाग से पंचायत में पेश आ रही समस्याओं के मामले में अहम फैसले लेने की मांग की। वन विभाग की जो कार्यप्रणाली है उस पे जो है सवाल उठाए हैं। साथ में हमने ये आग्रह प्रशासन से आज इस वार्ता के दौरान कही है कि जो शामलात भूमि है जो 1952 के एक्ट के तहत जो है वेस्ट लैंड करार जो दी गई वो वन विभाग को दी गई थी, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 26 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आधार बनाया था कि जो शामलात भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में है लोगों को, उसमें जो मामला लोगों ने चुकाया है दे रहे हैं उसके आधार पर जो उनको मालिकाना दिया जाए। इससे जो है वन विभाग की कार्यप्रणाली से जो है पंचायत स्तर पर जो कार्य विकास कार्य किए जा रहे हैं, आज इस कगार पे पूरा ब्लॉक पंचायती राज विभाग जो है परेशानी में है और इससे जो है पंचायत प्रतिनिधियों प्रधानों को जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस आज जो हमने प्रेस वार्ता की है इसमें हमने अपनी बात को रखा है कि सरकार इसमें संज्ञान ले और सरकार को चाहिए कि जो दो मापदंड सरकार ने बनाए हैं इसमें एक पारदर्शिता के साथ हो। जब अभी 1974 के संशोधन में अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हुई 30/8/2019 को कि आप जो है उसके आधार पे लोगों को जो है स्वराज्य विभाग जो है मालिकाना दे, तो क्यों नहीं वो लोगों को दिया गया। साथ में अगर वेस्ट लैंड जो लोगों वन विभाग को दी है तो वन विभाग के अधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारी वो उस क्षेत्र में जाके उस इलाके में जाके जाए और वहाँ पे जो है अपनी बाउंड्री लगाए ताकि लोगों को एक पता लगे कि वन विभाग की भूमि कहाँ पे पड़ती है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी गुमराह इस बात से हो रहे हैं और लोगों के इसमें अधिकार है। जो 70-80 वर्षों से लोगों ने मामला छुपाया है आज वो मालिकाना का हकदार है। चुकौता में भी लोगों को भूमि मिली है, चुकौता का भी अभी मालिकाना सरकार दे रही है। तो साथ साथ में जो है गरीब जमीनी स्तर के जो लोग हैं जिसकी आजीविका उस भूमियों से चल रही है, उस बारे में आज हमने प्रेस वार्ता की। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।